हमारे हिंदुस्तान में 1492 में एक यूरोपियन व्यक्ति आया जिसका नाम था वास्को डिगामा, और वास्को डिगामा ने आके भरपूर लूट की है इस देश में। दस्तावेज इसके उपलब्ध हैं कि वास्को डिगामा आया, पहली बार में 14 जहाज भर के सोने चांदी हीरे जवाहरात मोती पन्ने माणिक सब भर के ले गया इस देश में से। पहली बार आया, केरल में आया कालीकट में 20 मई 1492 को। तो वहां उतरा समुद्र तट पर, तो समुद्र तट पर उतरा और वहां से उसने लूटपाट शुरू की। वो लूटपाट बढ़ते बढ़ते 450 साल की गुलामी में बदल गई। आपको मालूम है वास्को डिगामा के पीछे पीछे बहुत सारे पुर्तगाली आए और 450 साल भारत को लूटते रहे। पूरे केरल को लूटा, पूरे गोवा को लूटा, और गोवा को 450 साल गुलाम बना के रखा पुर्तगालियों ने, ये आप सब जानते हैं। और गोवा भारत की आजादी के बाद में आजाद हुआ। भारत तो आजाद हो गया अंग्रेजों की गुलामी से 1947 में, उसके भी 10 साल बाद गोवा आजाद हुआ पुर्तगालियों की गुलामी से। अब जिस वास्को डिगामा ने इस देश की लूट की और जिसने इस देश में पुर्तगालियों का साम्राज्य बनाया और इस देश के एक इलाके को 450 साल तक गुलाम बनवाया, उसके नाम पर हमारे देश में एक पूरा शहर बसा हुआ है, उसका नाम है वास्को डिगामा। यहां कोई गोवा से आए हैं? गोवा आपको मालूम है वास्को डिगामा? आप गोवा की असेंबली में और गोवा की वास्को डिगामा की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक प्रस्ताव पारित कराइए कि इस गुलामी के नाम को हम कब तक ढोएंगे। आजादी मिले हुए इतने साल हो गए, अभी भी वास्को डिगामा के नाम पर हमारा शहर क्यों होना चाहिए? कौन सा ऐसा उसने पुण्य का काम किया या दया का या प्रेम का या करुणा का काम किया जिसके लिए हम वास्को डिगामा को याद करें? लुटेरा आदमी था, मारा पीटा है, जबरदस्ती लोगों को ईसाई बनाया है। अगर वो कहानी में सुनाने लगूं कि वास्को डिगामा ने कैसे ईसाई बनाया, गोवा के लोगों के ऊपर इतने अत्याचार हुए हैं, ये गोवा वाले ढूंढे अपने इतिहास में। नाखून खिंचवा लिए हैं उसने उन लोगों के जो ईसाई नहीं बने, पैर के नाखून खिंचवा लिए, हाथ के नाखून खिंचवा लिए, उंगलियों को लोहे के चिमटे में दबा दबा के निचोड़वा दिया है सारा खून, अगर कोई ईसाई नहीं बना, जिसने धर्म नहीं बदला। इतने अत्याचार किए हैं वास्को, सिर गर्दन से कटवा दिए जिन्होंने धर्म बदलने से मना कर दिया अपना। इतने बड़े पैमाने पे हैवानियत मचाई है वास्को डिगामा और उसके सहयोगियों ने। उसके नाम पर आज पूरा शहर बसा रहे और रोज हमें उसका नाम लेना पड़े, और दिल्ली से तो ट्रेन चलती है उसका नाम ही वास्को डिगामा एक्सप्रेस रख दिया है। वो ट्रेन का नाम भी उस गुलामी के नाम पे चल रहा है। ऐसा ही एक अंग्रेज था हिंदुस्तान पर जिसने बहुत अत्याचार किए हैं, जिसको कभी याद करना भी, हम सपने में भी याद करना अच्छा नहीं मानेंगे। उसका नाम था डलहौजी। आपको मालूम है डलहौजी ने सबसे खराब काम इस देश में किया कि हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों को भूमिहीन बना दिया। डलहौजी के पहले इस देश में एक भी किसान भूमिहीन नहीं था, ये अंग्रेजों के ही दस्तावेज बताते हैं। अंग्रेजों के दस्तावेज कहते हैं कि डलहौजी के आने के पहले भारत के हर किसान के पास कम से कम 10 एकड़ जमीन थी, कम से कम 10 एकड़ जमीन थी, कम से कम 10 एकड़ जमीन। इसको ध्यान से सुनिएगा, एक भी किसान भूमिहीन नहीं था। और बहुत सारे किसानों के पास 100 एकड़ थी, 500 एकड़ थी, 1000 एकड़ थी, लेकिन कम से कम 10 एकड़ तो हर किसान के पास थी। डलहौजी ने क्या किया, एक कानून लाया, उसका नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट, जमीन को छीन लेने का कानून। उस कानून को लागू कराया और उस कानून के लागू होते ही करोड़ों किसानों की जमीनें छीनकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जमीन हो गई। डलहौजी पता है क्या करता था? अदालतें लगाता था। एक शहर में चला गया या एक गांव में चला गया, गांव के नागरिकों को बुलाता था इकट्ठा और उनसे कहता था कि ये जमीन तुम्हारी है, इसको सिद्ध करो। तो लोग कहते थे कि ये हमारे पिताजी ने दी है, पिताजी के पिताजी ने दी है, पिताजी के पिताजी ने दी है। कहता था कागज दिखाओ इसका। अब हिंदुस्तान में कागज पर कोई प्रमाण नहीं लिखने की परंपरा है। हमारे यहाँ कोई भी कागज पर प्रमाण नहीं लिखा जाता, हमारे यहाँ तो वचन का महत्व ही बहुत है। तो वो कहते थे हमारे यहाँ तो परंपरा से, तो वो कहता मैं परंपरा नहीं मानता, तुम्हारी जमीन मेरी हो गई। एक एक दिन में 25-25 हजार किसानों से जमीनें छीनी। जिस डलहौजी ने करोड़ों किसानों को भूमिहीन बना दिया, उस डलहौजी के नाम पर इस देश में एक शहर बसा हुआ है। बहुत शर्म आती है, बहुत अफसोस होता है। और उस शहर में हमारे लोग मजा करने के लिए जाते हैं, हनीमून मनाने के लिए जाते हैं, मौज करने के लिए जाते हैं। मालूम है डलहौजी नाम का शहर है, इसी देश का अंग है। हिमाचल प्रदेश
और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड या हमारा जो पंजाब है उसके बॉर्डर पे है, तो हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर ये डलहौजी शहर खून खौलाता है हमारा। जिस डलहौजी ने हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों को भूमिहीन बनाया हो, जिसने जमीनें छीनी हो, किसानों पर अत्याचार किए हों, एक एक दिन में 25-25 हज़ार किसान भूमिहीन किए हों, उस आदमी के नाम पे शहर क्यों होना चाहिए इस देश में? उस शहर का नाम क्यों नहीं बदल देना चाहिए? हमारे पास कोई नामों की कमी है? याज्ञवल्क शहर हो सकता है, वशिष्ठ शहर हो सकता है, विश्वामित्र शहर हो सकता है, कोई नाम से शहर हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के किसी ऋषि मुनि के नाम से वो शहर बसाया जा सकता है। डलहौजी में ऐसे कौन से सद्गुण हैं जो उसके नाम पर वो शहर? इसी तरह से बहुत अफसोस है मुझे, और 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूं। हिंदुस्तान में दिल्ली है, दिल्ली में आप वहां गए हैं? इंडिया गेट, इंडिया गेट दिल्ली वाले कार्यकर्ता यहाँ हैं, वो जानते हैं। इंडिया गेट पर आपने एक स्थान देखा है जो खाली है, प्लेटफॉर्म बना हुआ। वहां पर 1947 में तय हुआ था कि महात्मा गांधी की मूर्ति लगेगी। उसके बाद संसद में 3 बार प्रस्ताव हो गया और आजादी के 62 साल के बाद वहां गांधी जी की मूर्ति नहीं लग पाई। और पता है वहां मूर्ति पहले लगी हुई थी जॉर्ज की, अंग्रेजों के राजा की, और फिर बात हुई कि ये तो अब हमें गुलामी की निशानी के रूप में हटा ही देना पड़ेगा, तो वो हटा के गांधी जी की मूर्ति लगानी। तो गांधी जी की मूर्ति बनी हुई, रखी हुई है, उस स्थान पर लगाई नहीं जा सकी क्योंकि अंग्रेज सरकार को मंजूर नहीं है। ये कहता हूं महात्मा गांधी की मत लगाओ, भगत सिंह की लगा दो, ऊधम सिंह की लगा दो, चंद्रशेखर आजाद की लगा दो। भगत सिंह की मूर्ति लगाना वहां बहुत प्रासंगिक है क्योंकि उसी के बगल में संसद है जहां भगत सिंह ने बम फेंका था, आपको मालूम है, जिसकी सजा उन्होंने खाई थी और फांसी पाई थी। तो भगत सिंह की मूर्ति लगा दो, क्या तकलीफ है? बहुत लोग कहते हैं गांधी जी की मूर्ति पे विवाद है, भगत सिंह की मूर्ति पे विवाद क्या होगा? कोई भगत सिंह को नहीं मानता हो ऐसा कौन है इस देश में जो उनकी शहादत को सलाम नहीं करता हो? 23 साल की उम्र में जो लड़का फांसी के फंदे पे चढ़ गया, आप में से कितने लोग हैं जिनकी उम्र 23 साल से अभी ज्यादा हो गई होगी और वो 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पे चढ़ गया? और एक ऐसा नौजवान फांसी के फंदे पे चढ़ गया जिसकी सगाई हो नहीं, शादी हो नहीं, सगाई छोड़ी, शादी छोड़ी, और कहना शुरू कर दिया कि मेरी शादी तो हो गई आजादी के साथ, मेरी सगाई तो हो गई आजादी के साथ। एक ऐसा नौजवान जिसने जिंदगी में बचपन के दिन नहीं देखे कभी। आपको मालूम है बचपन में सब हंसते हैं, खेलते हैं, मुस्कुराते हैं, मजा करते हैं और समय पास करते हैं। उस नौजवान ने 7-8 साल की उम्र में देश के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वो कहानी तो आप सब जानते हैं ना, खेत में जाके काम कर रहा है तो मैं बंदूक बो रहा हूं ताकि इसमें से पेड़ उगेगा और उस पेड़ पर सैकड़ों बंदूकें निकलेंगी और उनसे अंग्रेजों को मारूंगा। तो ऐसे भगत सिंह की मूर्ति लगाने में क्या तकलीफ है? लगा देना चाहिए था इंडिया गेट पर, अब तक हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। ऊधम सिंह की मूर्ति नहीं लग सकती, भगत सिंह की नहीं लग सकती, चंद्रशेखर आजाद की नहीं, जॉर्ज पंचम की लग सकती है, अंग्रेजों के किसी अधिकारी की लग सकती है। ये गुलामी की निशानियां हमको हटानी पड़ेगी। आज नहीं तो कल हमें इंडिया गेट के बारे में फैसला करना ही पड़ेगा कि इस पर तो हिंदुस्तान के सर्वोच्च स्तर के, शीर्ष स्तर के किसी शहीद की, क्रांतिकारी की ही मूर्ति लगेगी और तभी ये वास्तव में इंडिया गेट कहलाएगा। और इस इंडिया गेट का नाम भी बदलना, इंडिया तो हमारा नाम नहीं है, हमारा नाम तो भारत है। परंपरा से हमारा नाम भारत है, इतिहास हमारा भारत के नाम से है, परंपराएं हमारी भारत के नाम से हैं, मान्यताएं हमारी सारी भारत के नाम से हैं, और हम भारत के बारे में अपने खून में, अपनी रगों में महसूस करते हैं उसकी संवेदनशीलता को। वो इंडिया कैसे हो सकता है? संविधान में अंग्रेजों ने लिखवा दिया इंडिया दैट इज भारत। ये तो सब मूर्खता की बात है। भारत दैट इज इंडिया वो तो समझ में आता है अंग्रेजों के लिए, क्योंकि उनको भारत समझ में नहीं आता। उनको इंडस वैली सिविलाइजेशन समझ में आती है, सिंधु घाटी सभ्यता समझ में नहीं आती। तो सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली कर दिया उन्होंने अपनी सुविधा के लिए, और उस इंडस में से इंडिया बना दिया अपनी सुविधा के लिए। अब वो इंडिया को हम क्यों ढोएंगे? अपने कंधे पे रखकर उसकी अर्थी को कहां लेके जाएंगे? आजादी के 62 साल में तो हमको ये तय करना ही पड़ेगा कि भारत दैट इज भारत, भारत दैट वॉज भारत, पहले भारत था, आज भी भारत है, भविष्य में भी भारत रहेगा। ये तो गलती से थोड़े दिनों के लिए इंडिया हो गया, तो इंडिया भी हमको हटाना, और हिंदुस्तान के हर कानून में से इंडिया हटाना।